नमस्कार साथियों। अभी तक हमने रसायन विज्ञान और गणित के विषय में अध्ययन किया था मेरे वीडियो में। आज हम करेंगे जीव विज्ञान के एक चैप्टर है जिसका नाम है उद्विकास। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही उपयोगी है। हर एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम और स्कूली शिक्षा में ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर होता है और इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन या प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि उद्विकास होता क्या है, उद्विकास है क्या। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान में कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं होता। तो ऐसे ही उद्विकास का मतलब होता है क्रमिक विकास, मतलब क्रमबद्ध रूप से कोई विकास होता है, उसे हम उद्विकास कहते हैं या ऊपर की ओर जाता है। तो आज हम उद्विकास जीवों के यानी जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसकी परिभाषा हो सकती है अत्यधिक धीमी गति एवं क्रमबद्ध परिवर्तनों की जिस प्रक्रिया द्वारा वर्तमान पौधे व प्राणियों की विभिन्न जातियां पृथ्वी पर उपस्थित जातियों से विकसित हुई हैं, उसे जैव विकास कहते हैं। तो उद्विकास का आपको अर्थ मालूम चल गया कि क्रमिक प्लस विकास यानी ऊपर की ओर। अब इसके कुछ सिद्धांत दिए गए थे कि उद्विकास कैसे होता है। तो उससे संबंधित सबसे पहला सिद्धांत लेमार्कवाद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में कि लेमार्कवाद है क्या। तो लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी इसे कहते हैं। लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इस सिद्धांत को दिया था जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने, जिसने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक में इसका वर्णन किया था। उपार्जित, आप देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उप प्लस अर्जित, मतलब जो हमें अर्जित का मतलब होता है प्राप्त होना, मतलब जो हमें प्राप्त अन्य चीजें जो प्राप्त होती हैं उसे हम उप अर्जित शब्द ले सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ जो हमें अन्य लक्षण या जो होते हैं वो प्राप्त हुए उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। अब लेमार्कवाद क्या है, इसकी मूल धारणाओं में सबसे पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव। आप लोग डेली लाइफ में देखते हो और आपको जानकारी है कि वातावरण का हर जीव, चाहे वह पादप हो या जीव, उन सब पर सीधा प्रभाव पड़ता है या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण के प्रभाव के कारण उनकी संरचना, आकार, स्वभाव, रंग, विकास पर सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे हम उदाहरण लें कि जो राजस्थान में जो पादप पाए जाते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, उनमें कैरेक्टर अलग होते हैं। दूसरे इलाकों में जो पाए जाते हैं उनके लक्षण या उनमें कुछ अलग होता है। इसी प्रकार रंग, आकार, स्वभाव में भी उनमें परिवर्तन होता है। जैसे आप देखते हो कि गर्म स्थानों में पाए जाने वाले जीव ज़्यादातर काले होते हैं, चाहे वो इंसान हो या जीव हो, और काले रंग के होते हैं। उनकी हाइट और उसका भी बहुत ज़्यादा उनमें अंतर होता है। इसी प्रकार जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं वो उनका रंग सफ़ेद रंग का होता है ज़्यादातर जीवों का, और उनकी हाइट और उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रभाव कह सकते हैं। दूसरा है बढ़ने की प्रवृत्ति। हर जीव और पादप में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि वो निरंतर अपनी वृद्धि करता रहता है। अब तीसरा है इसका अंगों के उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव। अब जैसे अंगों का उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव, तो वातावरण के कारण अंगों का उपयोग घटता या बढ़ता रहता है, पहली चीज तो ये है। दूसरा, जिस अंग का हम उपयोग अधिक होता है उसका विकास अधिक हो जाता है, और जिस का अंग का उपयोग कम होता है उसका विकास कम हो जाता है। जिसे कम उपयोग में आने के कारण वो क्या हो जाते हैं, हासित होकर के अवशेषी अंग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अवशेषी अंग मतलब अवशेष ही उनके शेष बचे, मतलब उनका बस वो हैं हमारे शरीर में लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता, तो वो अंग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। तो आप समझ गए होंगे। तो इस चीज के, और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की, अब जो उपयोग में आने में जो ज़्यादा आते हैं उपयोग, उनका अधिक विकास हो जाता है, और जो कम उपयोग में आते हैं उनका कम विकास होता है। तो अब उसके बाद में चौथा होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब जो उपयोग वातावरण के प्रभाव से अंगों में हुए परिवर्तनों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। अब वातावरण के प्रभाव से अंगों में हुए परिवर्तनों को उपार्जित मतलब उपार्जित यानी अलग से प्राप्त किया है लक्षण। तो ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होकर वंशागत हो जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चले जाते हैं।
अब लेमार्कवाद के इन सारे सिद्धांतों के बाद में उसके उदाहरण, उसको तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उसने उदाहरण भी दिए, जैसे जिराफ। अब जिराफ क्या है कि इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो इसका मतलब पहले वो जब रहता था तो धरती में बहुत छोटे पादप थे, तो उनको खा करके वो अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन धीमे धीमे वो जो छोटे पादप थे वो नष्ट होते गए और उनके स्थान पर लंबे पादप, ऊंचाई यानी कि ऊंचे जो तने थे उनके, तो नीचे के उन्होंने खा लिए, तो अब उसे ऊंचाई के तने में से पत्तों को खाना पड़ता था, तो इसलिए उसने लगातार प्रयास करे और गर्दन उसकी लंबी होती गई, और इस प्रकार आज का जो जिराफ पाया जाता है उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो वो इसी कारण है क्योंकि वो अंगों का उपयोग करता रहा, क्योंकि नीचे की वनस्पति जो पादप के नीचे के भाग के उनको खा लिया, अब नीचे की वनस्पति समाप्त होने के कारण उसे ऊपर की वनस्पति जो पादप का होता है उसे खाने के लिए उसे अधिक अपनी गर्दन का और पैरों का उपयोग करना पड़ा, जिसके कारण उसके पैर और गर्दन लंबे हो गए। इसी प्रकार सांप के जो पूर्वज थे उनमें पाद यानी लिम्स पाए जाते थे। अब वो सांप आप जानते हैं बिल में रहता है, वह रेंग कर चलने के कारण उसके जो पाद हैं वो उपयोग में नहीं आते थे, उनसे परेशानी होती थी, तो वो धीरे धीरे हास्यित या विलोपित हो गए, और सांप रेंग करके चलता है तो उसको उन पादों की आवश्यकता नहीं थी, तो इस कारण उसमें वो विलुप्त हो गए। अब बतखों में झिल्ली युक्त पाद, अब बतखों में भी आप देखते हैं उनके जो पूर्वज थे वो स्थलवासी मतलब धरती पर रहने वाले थे। भोजन व सुरक्षात्मक कारणों से उन्हें जल में तैरने हेतु उनके बतखों के जो पाद होते हैं यानी कि पैर, उनमें झिल्ली युक्त यानी कि पतवार की तरह उनके पैर रूपांतरित हो गए। तो आज के विषय में हमने केवल लेमार्कवाद के बारे में पढ़ा है, उद्विकास क्या होता है और उसके सिद्धांत और उसके जो मूल धारणा है उनके बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों को और भी आगे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम कंपटीशन में ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर होंगे।